पेशेंट्स है, यू टेंड टू गेन वेट, सम हैव कंसर्न्स कि वेट लॉस होता है, राइट? कुछ रीजंस है वेट गेन के, कुछ रीजंस है वेट लॉस के, कभी कभी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। बट डज द वेट अफेक्ट योर लंग्स ऑल्सो? व्हाट डू यू थिंक? It does. Okay. So that is what we are going to learn today कि वेट का कैसे असर होता है लंग्स पे, एंड अलोंग विद दैट वेट गेन करने से क्या होता है, वेट लॉस करने से क्या होता है, हाउ यू कैन बैलेंस योर वेट. So we are going to learn some interesting facts, certain tips we are going to get today by Dr. Abhilasha Malik. Welcome, Dr. Abhilasha Malik, to Caring Conversations. Thank you so much, ma'am. So, Dr. Abhilasha Malik is a specialized cardiopulmonary physiotherapist. इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है केईएम हॉस्पिटल से. She is not only specialized in cardiopulmonary physiotherapy but also runs is a very successful clinic in Gujarat, and she is specializing doing quite a lot of work in obesity, hypertension and diabetes as well. So physiotherapist के साथ she is an amazing fitness and nutrition coach, so we thought who better can else be rather than her. She is very much driven by commitment to foster a healthy lifestyle for all patients, not only lung patients but sabhi ke liye. And she gives us very well overall. She considers the patient as overall and gives a very good fitness and nutrition tips and practices. So welcome you, Dr. Abhilasha. Welcome to Caring Conversations. Thank you so much, ma'am. Glad to be a part of the group. Thank you for the opportunity. Thank you for the beautiful introduction as well. Thank you. So Dr. Abhilasha, now it's all over to you. सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि आपके ऑडियोज म्यूट रखिएगा. कीप योर ऑडियोज ऑन म्यूट. यू हैव एनी क्वेरीज आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या एट एंड वी विल बी हैंडलिंग ऑल द क्वेरीज. ऑल ओवर टू यू, डॉक्टर अभिलाषा. Okay, ma'am. I'll start with the screen sharing. Yes, sure. We just give us a minute. We will put you in spotlight first. Yes. Yes, all over to you. Okay, good evening everyone. Let's start with the session. जब हम बोलते हैं हेल्दी वेट तो बहुत कुछ दिमाग में आता है. डाइटिंग करना पड़ेगा, बहुत एक्सरसाइज करने से ही होता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. लेट मी ट्राई एंड सिंप्लीफाई थिंग्स फॉर यू. ऐसा कुछ नहीं है. इट्स एक्चुअली वेरी इजी. कुछ बेसिक सिंपल चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है. पहले तो हम ये देखेंगे, जब भी हम वजन का बोलते हैं तो बॉडी मास इंडेक्स या बीएमआई ये टर्म बहुत सुनने मिलता है. तो एशियन पॉपुलेशन जिसमें हम आते हैं उसके हिसाब से बीएमआई क्यों मायने रखता है. बीएमआई बेसिकली आपका जितना भी वजन है वो डिवाइडेड बाय योर हाइट इन मीटर स्क्वायर. ये एक बेसिक उसका सिंपल फॉर्मूला है. If you are less than 18.5, that means you are underweight. Normal is 18.5 to 22.9. आप overweight, obese 1, obese 2 already categories देख सकते हैं. The issue is अगर आप अंडरवेट में हो या आप ओवरवेट में हो या ओबीस में हो तो दोनों चीजों में आपकी हेल्थ को रिस्क ज्यादा रहता है, राइट? सो हमें क्या ट्राई करना है, जो नॉर्मल रेंज के पैरामीटर्स है विच इज 18.5 टू 22.9, हमें ये कैटेगरी में रहने के लिए ट्राई करना है. नॉट इमीडिएटली, ऑब्वियसली स्लोली. अगर आपका कम वेट है तो स्लोली गेन करेंगे, अगर आपका ज्यादा वेट है तो स्लोली उसको अपन लूज करेंगे. ओके अभी वेट इज नॉट जस्ट अबाउट लुक्स, राइट? हमारी हेल्थ मैटर करती है जब भी हमारा वेट बहुत बढ़ता है. डॉर्बल एक वीडियो आप देख सकते हैं. आपके हार्ट की नलियों में, ब्लड वेसल में क्या हो रहा है जब भी आपका वेट बढ़ता है, जब आपका फैट कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है. ये जो पीला भाग आप देख रहे हैं ना, ये चर्बी है, राइट? ये चर्बी ना के क्या किया, नली को ब्लॉक कर दिया. उसके वजह से क्या हुआ, आपके हार्ट को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाए. जब आपके हार्ट को, जो कि एक मसल है, उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे तो क्या होगा, हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. बराबर? तो ये एक बेसिक वीडियो से ध्यान में रखेंगे कि वेट गेन का हमारे हार्ट पे कितना बुरा असर पड़ सकता है.
एंड नेक्स्ट चलेंगे हमारे फेवरेट दूसरे ऑर्गन पे, विच इज योर लंग्स। अब आप वेट गेन करते हो तो लंग्स पे क्या फर्क पड़ता है, व्हाई इज इट बैड फॉर यू। ठीक है, आपका व्हीजिंग, डिस्निया मतलब ब्रेथलेसनेस, श्वास फूलना, ठीक है, लेटे लेटे भी अच्छे से श्वास नहीं ले पाना, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आपका वजन बढ़ता है तो आपके चेस्ट के रीजन के आसपास चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ती है, जिसके वजह से आपके लंग्स को फूकने के लिए जगह नहीं मिलेगी। लंग्स आर लाइक अ बलून, राइट? सो अगर आप बलून में हवा भर रहे हो बट आसपास से वो बलून को आपने पकड़ के रखा है तो कैसे फूगेगा? आपकी लंग्स कैसे फूगेगी? उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, आपको सांस लेने में दिक्कत बढ़ती जाएगी। दिस इज नॉट गुड फॉर आवर लंग्स ना। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ऑलरेडी ये सारी कंप्लेन्स है, ब्रेथलेसनेस की कंप्लेन है, ऑलरेडी एयरवे नायरिंग होता है, सीटी जैसी आवाजें आती है जब हम श्वास लेते हैं। ये सारी आपकी जो सिम्टम्स है ये और बढ़ेगी अगर आप वेट पुट ऑन करते जाएंगे। ओके, एक और सिंपल स्लाइड। ओबेसिटी ना मेडिकल कंडीशन है, जो हम मोटापा बोलते हैं ना, जो हम नॉर्मली ऐसे ही हाँ क्या हुआ थोड़ा वेट ज्यादा है बोल देते हैं, एक्चुअली ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर या डिजीज है, इसको एक बीमारी बोला गया है। क्यों? क्योंकि जब आप वेट गेन करते हो या आपका वेट बहुत कम भी होता है, आपकी बॉडी को ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। आपके जितने भी ऑर्गन्स है ना, आपका हार्ट, लंग से लेके लिवर, किडनी से लेके एवरीथिंग हैज टू वर्क वेरी हार्ड। ओके, ये एक लो ग्रेड इंफ्लेमेटरी स्टेट है, मेडिकल टर्म हो गया, सिंप्लीफाई करते हैं। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी, आपका रिपेयर और रिकवरी स्लो हो जाएगा ना, आप बीमार ज्यादा पड़ेंगे। ओके, ये एक बटन है जो डेंजर लेवल को आपकी बॉडी में एक्टिवेट कर देता है, और ये डेंजरस लेवल पे हमें बॉडी को नहीं रखना है। इसमें सबसे बुरा बटन है बेली फैट, जो हम बोलते हैं ना टमी फैट, जिसकी हजारों एक्सरसाइजेस आती है कि बस ये कर लो टमी फैट कम हो जाएगा। टमी फैट नॉट जस्ट एस्थेटिकली, मतलब देखने के लिए हमें कम करना है, ऐसा नहीं है। इट इज वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। अगर आपका टमी फैट बढ़ता है तो डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर ना, ये सारी कंप्लेन्स आपकी बहुत एक्सटेंड तक बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगी। और अगर हमें ऑलरेडी कोई लंग प्रॉब्लम है तो द लास्ट थिंग वी वांट, आखिरी चीज जो हमें चाहिए, इज हमें और उसके ऊपर डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो, या हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो, या हमारी बॉडी खुद को रिपेयर नहीं कर पाए ना, ये सब चीजें हमें नहीं चाहिए। जो हम बोलते हैं ना, एक वेल नरिश्ड बॉडी हमें चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, पोषण वाली बॉडी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बॉडी अच्छी रहेगी तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, विच मीन्स आपको जब इन्फेक्शंस होंगे तो आपकी बॉडी उससे फाइट कर पाएगी, आपका रिकवरी जल्दी आएगा ना। इट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन, आपके हॉस्पिटल एडमिशन कम हो जाएंगे। किसी को भी नहीं चाहिए हमें हॉस्पिटल एडमिशन बढ़ जाए, राइट? इट्स अ ट्रॉमा, फाइनेंशियली तो छोड़ो, हेल्थ वाइज एंड मेंटली ऑल्सो इट्स अ ट्रॉमा। हमें हॉस्पिटल एडमिशन को प्रिवेंट करना है, राइट? हमारी बॉडी विल बी बेटर इक्विप्ड टू रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट। खुदा ना खास्ता अगर बहुत आपकी तबीयत खराब हो भी जाए और आपको हॉस्पिटल जाना भी पड़े, तो आपकी बॉडी, अगर आपने एक आइडियल वेट पे मेंटेन की है, उसको सही तरीके का पोषण दे के रखा है, तो अगर आपको 2 महीना हॉस्पिटल में लगने वाला था तो आप उसको कम करके 2 दिन पर भी ला सकते हो, क्योंकि आपकी बॉडी आपने ऑलरेडी मेंटेन करके रखी है, आपकी इम्यूनिटी आपने मेंटेन करके रखी है। सार्कोपीनिया अगेन मेडिकल टर्म, बेसिकली क्या होता है, जब हम सही तरीके का पोषण नहीं लेते हैं, जब हम नॉर्मली जितना बॉडी को एक्सरसाइज चाहिए उतना नहीं करते हैं, तो हमारे मांसपेशी या मसल्स श्रिंक हो जाते हैं, साइज में कम हो जाते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये साइड जो लेफ्ट में है वो आपका प्रॉपर मसल है, जितना मास होना चाहिए, और जो साइड पे है वो आपका मसल छोटा हो गया है, क्योंकि उसको पोषण सही तरीके से नहीं मिला, या तो आपने एक्सरसाइज बिल्कुल ही नहीं करी। ठीक है, तो ये मसल श्रिंक होना आपके लिए अच्छा नहीं है। मसल हमारा एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला फैक्ट्री है ना, हमें चुस्ती फुर्ती, स्टेमिना, एनर्जी, ये चीज कौन देती है? ये हमें मसल देता है। मसल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? एक्सरसाइज करके और प्रॉपर न्यूट्रिशन से, जो अभी हम देखेंगे, वैसे हम मसल को मेंटेन कर सकते हैं।
आपको अगर कुछ तकलीफ होती भी है, बट आपका अगर मसल स्ट्रांग है, आपके बॉडी में मसल मास अच्छा है, तो अगेन आपका रिपेयर रिकवरी ये सब अच्छे से हो पाएगा। राइट, लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। हमारे एकदम सिंपल गोल्स है। हमारे बॉडी मास इंडेक्स का हमने नंबर देख लिया कि नॉर्मल रेंज क्या था, हमें वो मेंटेन करना है। साथ में हमें मसल मास को मेंटेन करना है। क्यों? क्योंकि वहीं से हमारे बॉडी की एनर्जी आने वाली है। वेट लॉस अगर हम करते भी है तो हमें स्लो वेट लॉस करना है। हर एक के बॉडी टाइप के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है, इतना समय आपको लगता है वेट लूज करने। ये जो होता है ना, 10 किलो एकदम से 1 महीने में कम हो गया, इट इज नॉट गुड फॉर यू। आपका ठीक है, चर्बी तो कम हो ही जाएगा, बट आप साथ में मसल मांसपेशी भी लूज करोगे। और जब आप ये डाइटिंग छोड़ोगे, जो कि बहुत एक्सट्रीम्स पे अगर आपने किया है, तो वापस से 10 का 20 किलो होने टाइम नहीं लगेगा। ओके। अगर आप वेट गेन करते हैं, तो आपको तेल वेल खा के, ऑयल खा के फैट मास गेन नहीं करना है। जब हम बात करते हैं वेट गेन की या वजन बढ़ाने की, तो आपको मसल मास गेन करना है, ना कि फैट मास। चर्बी नहीं, मांसपेशी चाहिए। और आपको अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना है। ओके। अभी जो हम बोलते हैं ना, डाइट करना है, बिल्कुल खाना नहीं खाएंगे, बिल्कुल सैलेड पे जूसेस पे रहेंगे, नहीं, ये सब कुछ भी एक्सट्रीम्स हमको नहीं करना है। हमें बस नॉर्मल खाने पे फोकस करना है। अभी ये कैलोरीज कैलोरीज वर्ड बहुत सुनने में आता है। सिंपल वे में कैलोरीज क्या है? गाड़ी को चलाने के लिए हमें पेट्रोल लगता है, वैसे ही हमारी बॉडी को पेट्रोल किससे मिलता है? खाने से। जो हम खाना खाते हैं, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो हमें चुस्ती फुर्ती मिलती है, वो हमारी गाड़ी को चलाती है। ठीक है। अब जैसे 2 लीटर का पेट्रोल, 5 लीटर का पेट्रोल होता है, अगर 2 लीटर की गाड़ी में आप बहुत एक्स्ट्रा पेट्रोल डालेंगे तो वो स्टोर्ड रहेगा ना, वो जमा रहेगा। वैसे हमारी बॉडी को भी सबको अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है कैलोरीज की। जैसे अगर आप मेल्स जेंट्स की बात करेंगे, तो उन्हें अराउंड 2,500 कैलोरीज पर डे इनफ है। अगर आप विमेन की बात करेंगे, लेडीज की बात करेंगे, तो हमारे लिए 2,000 कैलोरीज पर डे इनफ है। ये अप्रोक्स नंबर है, ये आपके हाइट के साथ चेंज होता है। ठीक है। अब अगर हमें 2,000 कैलोरीज की एक दिन में जरूरत है, बट हमने 3,000 कैलोरीज की जितना खाना खा लिया, बहुत ठूस ठूस के खाया, बहुत ज्यादा खाया, और हमने कोई एक्टिविटी भी नहीं की, मतलब हमने वो कैलोरीज को बर्न भी नहीं किया, गाड़ी नहीं चली, पेट्रोल स्टोर्ड रह गया, पेट्रोल जला ही नहीं, तो वो 1,000 जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है, वो क्या हो जाएगी? आपकी गाड़ी में वो स्टोर्ड रह जाएगी। किस फॉर्म में? चर्बी के फॉर्म में। तो आप वेट गेन करेंगे, है ना, आपका फैट मास गेन होगा। यही अगर मैंने 2,000 कैलोरीज की जरूरत है, पर मैंने 1,000 कैलोरीज ही खाई, तो वो 1,000 कैलोरीज जो ऑलरेडी मेरे बॉडी में थी, जो नेगेटिव में गया, है ना, मुझे 2,000 की जरूरत है, मैंने आधा ही लिया, 1,000 ही लिया, तो मेरी बॉडी मेरे मसल्स के थ्रू और जो बचा कुचा मेरा चर्बी है, उससे वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उसको जलाएगी। मतलब दिन पर दिन मेरा वजन कम होते जाएगा, जिसके साथ मेरी इम्यूनिटी भी कम होती जाएगी। ठीक है। कैलोरीज हर चीज में होती है, आप जो भी खाते हैं ना, हर एक फूड स्टफ में कैलोरी आपको मिलती है। ठीक है। अभी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जब बोलते हैं, कि हम बोलते हैं कि पौष्टिक खाना हमने खाया, है ना, न्यूट्रिशियस फूड खाया, तो ये न्यूट्रिशियस फूड को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। प्रोटीन्स में जो आप देख सकते हैं कि चना दाल, है ना, ड्राई फ्रूट्स, एग्स, फिश, ये सारे आपके प्रोटीन के सोर्सेज हो गए। प्रोटीन पे खासकर ध्यान देंगे, क्योंकि प्रोटीन का इंटेक जरूरी है आपका मसल मास गेन करने, मांसपेशी के लिए आपको प्रोटीन नेसेसरी है। ओके। फैट्स जब हम बोलेंगे, तो हम गुड फैट के सोर्सेज देखेंगे, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध वाली चीजें। ठीक है। अंडा, जो हम बोलते हैं ना, येलो पार्ट में बैड कोलेस्ट्रॉल है, नहीं, साइंटिफिक मिथ है। मिथ है, साइंस ये बोलता है कि इट इज हैविंग गुड कोलेस्ट्रॉल, तो ऐसा नहीं है कि आप अंडा नहीं खा सकते, इट हैज गुड फैट, खा सकते हैं। ठीक है।
कार्ब्स जब आप देखेंगे, जिसको अपन कार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं, ये हमारे होल ग्रेन्स में ज्यादा होता है ना। ज्वार, बाजरा, रागी, व्हीट, गेहूं, ये सब आपके कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस में आ गए। आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब आपके कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस में आ गए। ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइबर। फाइबर भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सैलेड जो हम बोलते हैं, कच्ची सब्जियां और फ्रूट्स, ये हमारे लिए खाना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर हमें कब्जात, कॉन्स्टिपेशन है ना, डाइजेशन के इश्यूज है, पाचन क्रिया अगर हमारी कम है, एसिडिटी बहुत होता है, गैस बहुत होता है, तो कच्ची सब्जियां और फ्रूट्स, ये दोनों हमें ज्यादा से ज्यादा हमारे डाइट में इंक्लूड करने की जरूरत है। अभी ये खाली ध्यान से स्लाइड देखेंगे, ये हो गया हमारा नॉर्मल घर का खाना, ठीक है, जो हम बोलते हैं प्रॉपर फूड है हमारा। ठीक है, रोटी हो गया, सब्जी हो गया, दाल चावल आ गया, सैलेड आ गया, छाछ आ गई, ठीक है। तो भी टोटल कितना हुआ? 580 कैलोरीज। ठीक है, एक बार में समझो आपने ये लंच किया, ये आपका लंच है। अब इसके जगह पे आप बाहर गए, ठीक है, बच्चों के साथ गए या फ्रेंड्स के साथ गए, कहीं भी बाहर गए, और आपने बर्गर खाया, वड़ा पाव खा लिया, फ्रेंच फ्राइज खाया, चिप्स खाए, बिस्किट्स खाए, कोल्ड ड्रिंक पिया। आप देख रहे हो कैलोरीज कितने जोर से बढ़ गई। कहाँ 580 और कहाँ 2000 कैलोरीज। ठीक है। अब इसमें आपको पोषण मिला, इसमें कुछ न्यूट्रिशन मिला? नहीं मिला। बट कैलोरीज बहुत मिल गई, मतलब वजन तो आपका बढ़ जाएगा, बट इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, अभी जो मैंने दिखाया जो पोषण वाली चीजें हैं, वो कुछ भी नहीं मिली। बराबर। तो रियल फूड, नेचुरल फूड क्या है जो हेल्दी है, वो कौन सा फूड में आता है? और ये जो प्रोसेस्ड फूड हम बोलते हैं या पैकेज्ड फूड बोलते हैं, ये कौन से कैटेगरी में आता है, ये हमें ध्यान रखना है। ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, आपको इनसे ज्यादा से ज्यादा दूर रहना है। कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हो, बहुत ही अच्छा, एक आध बार खा लिया, ठीक है, बट ये खाना नहीं है। ओके। अभी आपने दोनों स्लाइड्स देखे है ना, हमने जो घर का खाना खाया, लंच किया, उसकी कैलोरीज देख लिया, और आपने लास्ट स्लाइड पे चिप्स, वेफर्स, बिस्किट, वो सब भी देख लिया। बेसिक डिफरेंस दोनों का एक बार एनालॉजी के साथ समझा देती हूँ। जब हम गाड़ी में अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल डालते हैं, है ना, पेट्रोल डालने के पहले भी हम सोचते हैं ना, ये रिलायंस पेट्रोल पंप से ही भराऊंगा, ये अच्छा पेट्रोल पंप है, इसमें क्वालिटी अच्छी होती है। जब वो डालते हैं, या फिर जब हम ऐसे ही गाड़ी में हमने केरोसिन डाल दिया या हमने कोई भी बुरी क्वालिटी का पेट्रोल डाल दिया, तो हमें पता है ना डिफरेंस कैसा आता है। जब गंदी क्वालिटी का पेट्रोल डालेंगे या कोई भी केरोसिन ऐसा डाल देंगे, तो गाड़ी कितना धक्का मार मार के चलेगी ना, पोल्यूशन करेगी, बार बार गाड़ी को मेंटेनेंस कराना पड़ेगा, मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ेगा। तो जब भी हम कुछ भी हमारे बॉडी में डालते हैं, तो वो गुड क्वालिटी है या वो बैड क्वालिटी है, ये हमें पहले सोचना है। अगर बैड क्वालिटी की चीजें, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक, वेफर्स, ये सब डालते रहेंगे, तो हमारी बॉडी को, हमारी गाड़ी को सर्विसिंग की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। हमें मैकेनिक के पास, मतलब हॉस्पिटल में बार बार जाना पड़ेगा, हमें बार बार रिपेयरिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि हमने अपने बॉडी में अच्छी क्वालिटी की चीजें नहीं डाली। ठीक है। अगर अच्छी क्वालिटी की चीजें डालेंगे, तो बॉडी भी आपको वैसे रिवॉर्ड देगी, बॉडी इम्यूनिटी मेंटेन करेगी, जल्दी से रिपेयर रिकवरी होगा, आपको हॉस्पिटल्स कम जाना पड़ेगा। ओके। अभी जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की भी बात करते हैं ना, बस इतना ध्यान में रखना है, कार्बोहाइड्रेट्स में अच्छे सोर्सेज में क्या आता है, जो हम बोलते हैं होल ग्रेन फूड्स, मैंने बोला ज्वार, बाजरा, है ना, ये सब चीजें हमारे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए। ओके। ये सब अच्छे कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज में आते हैं। तो अगर आपको वजन घटाना है, कम करना है, तो आप क्या चूज करेंगे? आप ज्यादा से ज्यादा फल खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, ठीक है। ब्रेड, पास्ता, ये भी कार्ब्स में आया, पर ये मैदे की चीजें हो गई, तो इसमें क्या आया? बैड क्वालिटी फूड। तो मैदे वाली चीजें आपको अवॉइड करनी है। अगर आपको वेट गेन करना है, अगेन आप होल ग्रेन कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, ज्वार, बाजरा, गेहूं, ये सब से बनी हुई चीजें खाइए, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए। ओके।
गंदे कार्बोहाइड्रेट्स मतलब बैड क्वालिटी में क्या आया? शुगर, कैंडी, केक, ये सब किस में होता है? बिस्किट्स में भी होता है ना, मैदा और शुगर। बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो मुझे बोलते हैं कि मैम सुबह ब्रेकफास्ट में तो मैंने खाली चाय और बिस्किट खाया, बाकी तो मैं लंच वंच इतना करता नहीं हूँ, लंच डिनर इतना नहीं रहता है, फिर भी मेरा वजन बढ़ते ही जा रहा है। आपने गुड क्वालिटी का चीज कहाँ दिया? आपने आपके बॉडी में खाली मैदा और शुगर डाला है। फिर भले ही आप मुझे बोलो कि वो न्यूट्री चॉइस का बिस्किट है, बिस्किट बिस्किट है। ठीक है, तो दिमाग में सोचेंगे पहले। आप जब भी कुछ शरीर में डालते हो तो वो अच्छी क्वालिटी का है या वो बुरी क्वालिटी का है। ठीक है। अब जब हम प्रोटीन की बात करते हैं, हमने अभी देखा प्रोटीन किस में आता है? डेयरी प्रोडक्ट्स है ना, मिल्क से बनी हुई चीजें। पनीर बोलो, चीज बोलो, एग्स बोलो। ठीक है। फिश हो गया, पोल्ट्री चिकन हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए। ये सब अच्छे प्रोटीन के सोर्सेज है, गुड क्वालिटी प्रोटीन। तो अगर आपको वजन कम करना है तो लो फैट सोर्सेज मतलब मटन और ये सब अवॉइड करना है। चिकन वंस इन अ वाइल खा सकते हैं। अगर आप दूध भी पी रहे हैं तो जो हम बोलते हैं ना, क्रीम या मलाई बहुत ज्यादा रहता है, वो आप नहीं लेंगे, वो हटा के आप खाली दूध की चीज ले सकते हैं। हाँ, अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो आप थोड़ा क्रीम कंटेंट वाला भी दूध ले सकते हैं, जो अपन बोलते हैं एकदम स्किम्ड मिल्क, बिना मलाई का दूध और चाहिए। अगर आपको गेन करना है वेट तो जरूरी नहीं है वो, आप होल मिल्क ले सकते हैं, चीज ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। ओके, ये सारे आपके गुड क्वालिटी सोर्सेज में आए। अब जब हम फैट्स की बात करते हैं, फैट्स को बहुत हमने विलेन बना के रखा है कि फैट्स बिल्कुल ही नहीं डाइट में आना चाहिए। ऐसा नहीं है। गुड सोर्सेज भी होते हैं, गुड क्वालिटी के भी फैट्स होते हैं, बैड क्वालिटी के भी होते हैं। ठीक है। अगर अपन गुड क्वालिटी सोर्सेज की बात करें तो उसमें जो भी प्लांट सोर्सेज के ऑयल है, ऑयल में मैं आपको एक चीज बोलूं, ग्राउंडनट, कोकोनट, ये दो, पामोलिन, ये दो तीन ऑयल्स आपको बिल्कुल नहीं यूज करने हैं। सनफ्लावर हो गया, सैफफ्लावर हो गया, ये सारे ऑयल्स आप घर में यूज कर सकते हैं। इसमें भी अगर आप, जो हम आजकल बोलते हैं कोल्ड प्रेस्ड या अनरिफाइंड ऑयल, अगर ये यूज करेंगे तो वो और बेटर क्वालिटी का, जिसमें मूफा और पूफा, एडवर्टीजमेंट में दिखाते हैं ना, मूफा और पूफा वाला ऑयल, ऐसे ऑयल्स आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर आपको वेट लूज करना है तो आपकी सब्जी में जो ऊपर ऐसा तलन वाला पूरा ऑयल दिख के आता है ना, ऐसा ऑयल आपकी सब्जी में दिखना नहीं चाहिए। आप बिल्कुल कम क्वांटिटी ऑयल की यूज करेंगे, इवन इफ इट इज गुड क्वालिटी ऑयल। आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी का ऑयल यूज करें, उस पे एक लिमिट होती है। जितना सब्जियां बनाने या कोई भी चीज बनाने के लिए ऑयल की जरूरत है, उतना ही ऑयल आप यूज करें। इतना ऑयल नहीं होना चाहिए कि सब्जी देख के समझ में आ जाए कि ऑयल में सब्जी है कि सब्जी में ऑयल है, ये नहीं समझे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। इवन इफ यू आर ट्राइंग टू गेन वेट, आप फैट्स अपने ऑयल में ऐड कर सकते हैं अप टू एन एक्सटेंट। एक्स्ट्रा में ऑयल घी पीना है ऐसा नहीं है। ओके। फैट्स को जब हम विलेन की बात करते हैं, जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, इसमें आता है ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट। ये कौन सी चीज में हो? ये बटर में हुआ। ठीक है। बहुत ज्यादा मीट मटन में हुआ। हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल्स ऑयल, जैसे मैंने पाम ऑयल बोला, पाम ऑयल और ये सब आपके बिस्किट्स में भी रहते हैं, इसीलिए बैड क्वालिटी अवॉइड। फ्राइड फूड्स, फ्राइज हमने देखा, कुकीज देखा, पेस्ट्रीज देखा, केक्स देखा, अवॉइड करेंगे बैड क्वालिटी फूड। जब आप खाना खाने भी बैठते हैं तो बहुत सारे क्लाइंट्स का ये कंप्लेन भी होता है कि मैम, हाँ, बहुत ज्यादा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग हो जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता। तो एक सिंपल रूल है जो उनको सिखाया गया है। जापानीज में इसको हारा हाची बूबी बोलते हैं, जिसका मतलब ये है कि जब आप खाने बैठते हैं तो आप अपनी एक प्लेट पे ही थोड़ा सा सब्जी, थोड़ा सा रोटी, थोड़ा दाल चावल और सैलेड या छाछ दही साथ में, जो भी आप खाने वाले हैं, एक ही प्लेट में आप वो ले लेंगे। ठीक है। और आप सिर्फ इतना ही खाएंगे जब तक आपको लगे कि 80% पेट भर गया है। उसके बाद आप स्टॉप कर देंगे, रुक जाएंगे। धीरे धीरे खाएंगे, आराम आराम से चबा के खाएंगे, और 80% तक पेट भर गया है इतना ही खाएंगे। ठीक है।
इसका ये है साइंटिफिक कॉन्सेप्ट भी कि जब हम 80% फुल होने तक खाते हैं, अगर आप 5 मिनट रुकेंगे ना, आपको मालूम पड़ेगा कि आपका एक्चुअली पेट 100% भर गया था, क्योंकि हमारे स्टमक से हमारे ब्रेन को सिग्नल जाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब हम आराम आराम से खाते हैं और सिर्फ 80% खाते हैं, तब हमें 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद अपने आप मालूम पड़ जाता है कि एक्चुअली हम 100% फुल है। दिस इज अ बेसिक सिंपल रूल जो आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी है तो। इसमें भी आपकी प्लेट में ज्यादातर क्या होना चाहिए? फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, लीन प्रोटीन जिसमें फिश, चिकन आ गया, और अलग अलग प्रकार के ग्रेन्स। इसमें ज्वार, बाजरा, गेहूं भी आ गया, और साथ में आपका कठोर पल्सेस जो हम बोलते हैं, बीन्स, लेंटिल्स, लेग्यूम्स, चना वटाना, ऐसी सारी चीजें आ गई। ओके। अभी ये प्लेट में किसी को शुगर दिखा? नहीं। शुगर की क्या हमारे बॉडी को अलग से जरूरत है? नहीं। आप जब कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाती है, तो आपकी बॉडी में अपने आप शुगर अप टू एन एक्सटेंट प्रोड्यूस होता है। आपको फ्रूट्स से नेचुरल शुगर मिलता है। आप खजूर, किशमिश खाते हैं, आपको नेचुरल शुगर मिलता है, जो नेचर के दिए हुए सोर्सेज है। अगर बहुत शुगर क्रेविंग होती भी है, तो आप सिर्फ नेचुरल सोर्सेज से वो शुगर क्रेविंग को कंट्रोल करेंगे। अगर आप अलग से शुगर ऐड करते हो या ऐसी चीजें खाती हो जैसे केक्स, बिस्किट्स, डोनट्स, पेस्ट्रीज, कोल्ड ड्रिंक्स, जिसमें अलग से शुगर डाला हुआ है, तो इट इज वेरी वेरी बैड एंड डेंजरस फॉर यू, स्पेशली इफ यू हैव अ लंग कंडीशन। ओके, बिकॉज शुगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ाता है ना। अगर हमारे लंग्स को कुछ भी इश्यू है, तो ऑलरेडी हमें बहुत काम करना पड़ रहा है अपने बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के लिए। अगर हम शुगर खाते हैं, तो वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में डाल रही है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। प्लस वो हमारा वेट इंक्रीज कर रही है, वजन बढ़ा रही है। ओके। चाय में भी जो हम बोलते हैं गुड़, शुगर, नॉट अलाउड, बिल्कुल अलाउड नहीं है। जितना कट ऑफ कर सकते हैं उतना कट ऑफ करें। प्लस शुगर इज एडिक्टिव। मुंह में डालते हैं तो कैसे एकदम अच्छी फीलिंग आती है, उसको बोलते हैं डोपामिन शॉट मिलता है ब्रेन को। मतलब जब कोई भी ड्रग्स लेता है, तो जो केमिकल प्रोड्यूस होता है, ड्रग्स मतलब ओपियोइड्स, मैरिजुआना, गांजा, ऐसे जो ड्रग्स होते हैं, ये जो केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, शुगर हमारे ब्रेन में साइंटिफिकली प्रूवन है कि वैसे केमिकल प्रोड्यूस करती है। दैट मेक्स शुगर एडिक्टिव। आपको शुगर का एक एडिक्शन हो जाता है ना। प्लस इट इज फीडिंग फायर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। सिंपल वे में एक्सप्लेन करो तो, जब आप एक्स्ट्रा शुगर बॉडी में डालते हो, तो आपके लिवर में एक ऐसा स्विच ऑन हो जाता है जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, जो आपकी बॉडी में फैट को, चर्बी को जल्दी जल्दी पकड़ के और स्टोर करेगा। ओके, सो शुगर इज डेंजरस फॉर यू, especially if you're trying to control your weight. You should absolutely avoid sugar. Okay. बेसिक अगर हम याद रखना चाहे एकदम सिंप्लीफाइड तरीके में, लेट्स रिमेम्बर ट्रैफिक लाइट्स, रेड, येलो एंड ग्रीन। ओके। रेड में एकदम अवॉइड करना है, एकदम दूर भागना है क्या चीजों से? फ्राइड फूड्स, तलन वाली चीजें, समोसा, वड़ा पाव, भजिया, सब आ गया, जो भी डीप फ्राई होता है, इस सब से हमको दूर भागना है। पैकेज्ड फूड, जो भी चीज को हमें खोल के खाना पड़े, इसमें आपके बिस्किट्स, चूड़ा, ये सब आ गया। ठीक है। सॉल्ट, स्पेशली जिनको हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, उन्हें लिमिट करना है। रेड मीट, मटन, कम से कम, बहुत कम, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। शुगर कम से कम, कोलेस्ट्रॉल, फैट्स बढ़ाएगा। प्लस ऑलरेडी शुगर बहुत कैलोरीज दे रहा है जो हमें नहीं चाहिए, और हमारा डायबिटीज का रिस्क बढ़ा रहा है, जो अगेन हमें नहीं चाहिए। शुगर की हमारी बॉडी में अलग से जरूरत है ही नहीं। प्रोसेस्ड फूड, शुगरी फूड, ये सब से हमें दूर रहना है। ग्रीन सिग्नल किसके लिए है? इस पे कोई रोक टोक नहीं है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इसमें आपका कच्ची सब्जियां सारी आ गई,
आपके फ्रूट्स सारे आ गए, आपके ग्रेन्स ज्वार बाजरा नाचनी सब आ गया, आपके पल्सेस जो मैंने बोला कठोर वटाना चना, है ना, ये सब आ गए। फिश एंड सी फूड एक्सेप्ट फॉर दोज हु हैव हाई यूरिक एसिड, फिश एंड सी फूड इज सेफ। एंड ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, जो भी नेचर से दी हुई चीजें हैं आपको दिख रही है जो ग्रीन बॉक्स में है, ये सारी नेचुरल चीजें हैं जो हमें प्रोसेस करके नहीं मिलती, ये डायरेक्ट नेचर से हम लेते हैं, बराबर। तो ऐसे सारे फूड्स हमें अलाउड है। ठीक है? अगर आपको बहुत क्रेविंग्स होती भी है तो ये आपके लिए थोड़े हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स है। जो हम बोलते हैं ना, बहुत बीच में से स्नैक्स खाने का मन हुआ तो चूड़ा खा लिया, बीच में से बिस्किट खा लिया, बीच में से केक खा लिया, जरूरत नहीं है। फ्रूट्स खाइए, पॉपकॉर्न खाइए, चना का चाट बना के खाइए, थोड़े ड्राई फ्रूट्स खाइए, मखाना खाइए, है ना, ये सब लाइट चीजें हैं। ये आपकी कैलोरीज भी नहीं बढ़ाएगी, मतलब मोटापा भी नहीं लाएगी, और आपका शुगर कंटेंट भी बैलेंस रखेगी। अभी बेसिक लिस्ट है ना, आपके खुद के फ्रिज पे लगे तो आप ये लगा के रखिए। आपको वेजिटेबल्स में कौन सी वेजिटेबल पसंद है, आपको फ्रूट्स में कौन से फ्रूट पसंद है, आप प्रोटीन के सोर्सेज में अंडा खा पाएंगे या आप थोड़ा फिश खा पाएंगे, हाँ, ग्रेन्स में आप ज्वार बाजरा का रोटला खा पाएंगे या आप, ठीक है, कम से कम गेहूं का तो खाएंगे, मैदा को दूर से दूर रखिए, ब्रेड भी नहीं ना। आपको जो चीजें पसंद है उसका एक लिस्ट बना के रखिए। जो भी आपके लिए शॉपिंग करने जाता है या अगर आप खुद मार्केट में जा रहे हैं तो ये लिस्ट आपके पास या आपके फोन में रहना चाहिए। ओके, दिस मेक्स इट इजियर, शॉपिंग करना इजी हो जाता है। घर पे जब हेल्दी चीजें आएगी तो हेल्दी खाना खाना बहुत इजी हो जाएगा। मेरे क्लाइंट्स को ये एक डायरेक्ट रूल बोला जाता है कि बिस्किट्स चूड़ा पैकेट चीजें ये घर पे चाहिए ही नहीं। घर पे रहेगा तो आपको इच्छा होगी, घर पे रहेगा तो आप खाएंगे, सामने दिखेगा तो आप खाएंगे, सामने दिखेगा ही नहीं तो बहुत आलस आता है, हाँ, जाके 10 कदम भी चलना, शॉप तक जाना, चिप्स लेके आना या चूड़ा लेके आना या समोसा लेके आना। घर पे रहेगा तो खाएंगे, बाहर तक जाके बहुत कम ऐसा होता है कि हम ये चीज खरीदने अलग से जाएंगे, बहुत क्रेविंग हो रहा है फिर भी। ठीक है, तो आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। ज्यादातर घर पे सब हेल्दी चीजें ही होनी चाहिए। पैकेज्ड फूड इज अ टोटल नो नो। ओके, बेसिक, जिन्होंने ऑलरेडी कार्डियोपल्मोनरी कंसल्टेशंस लिए हैं, आपके पल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट ने ये आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा कि आपको दिन भर में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना है। बट जब भी आप एक्टिविटीज करते हैं, बिकॉज अभी हम एक्सरसाइज के सेक्शन पे भी आएंगे, बहुत सारे लोगों को ऐसा भी होता है कि एक साथ खाना नहीं खा पाते ना, स्पेशली जो अंडरवेट है। ओके, सो आपकी जो एक्टिविटीज है वो थ्रू आउट द डे थोड़े 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 आप स्प्रेड करके रखिए। आपके बीच में रेस्ट ब्रेक्स रहेंगे। ओके, ताकि आप बहुत ज्यादा थक नहीं जाए, आप बहुत ब्रेथलेस नहीं हो जाए, आपको बहुत थकान ना लगे, सो दैट थ्रू आउट द डे आप आपके एनर्जी लेवल्स को थोड़ा मैनेज कर पाए और आप ओवर एक्सर्शन ना करें। ठीक है, जब हम एनर्जी कंजर्वेशन और पेसिंग की बात करते हैं तो हमें ये बेसिक चीजें ध्यान रखनी है। एक्टिविटीज को पेस करना है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है उन्हें फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में, जब आपके पास ज्यादा एनर्जी होती है, तभी वो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज करना है, पहले इंपॉर्टेंट चीजों का काम कर लेना है। एंड साथ ही में एफिशिएंट ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज करते रहने हैं ना। आपके कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट ने ये आपको डिटेल में समझाया होगा कि आप ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज करते रहे, सो दैट आपको थकान ना लगे। दिस इज स्पेशली अंडरवेट पीपल के लिए, जिनको बहुत ज्यादा हाफ लगता है जब भी वो खाना खाने बैठते भी हैं। जस्ट बिफोर ईटिंग आप काम करके भाग दौड़ करके आएंगे और बैठ के खाना खाएंगे, ऐसा मत करिए। थोड़ा एक रेस्ट पीरियड लीजिए। आपको पता है 2 बजे आप लंच करने वाले हैं, तो आप 1 1:30 बजे से थोड़ा रेस्ट करेंगे, छोटे छोटे बाइट्स खाएंगे, धीरे धीरे छोटे बाइट्स, सो दैट आपको च्यूइंग में बहुत एनर्जी नहीं कंज्यूम हो। सीधे बैठ के खाएंगे, सपोर्टेड सिटिंग इज बेटर। इन बिटवीन बाइट्स, खाने के बीच में भी आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग स्पेशली, क्योंकि एनर्जी ज्यादा होती है, तो सुबह के टाइम पे आप थोड़ा ज्यादा खाना खाने की कोशिश करेंगे।
अवॉइड फूड्स दैट कॉज गैस और ब्लोटिंग। अभी मैंने चना बटाना बोल दिया, बट सबकी बॉडी डिफरेंट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि उससे आपको गैस होता है या बहुत ब्लोटेड फील होता है ना, पेट बाहर बाहर दिखता है, पूरा गैसी लगता है, मत खाइए। इफ इट सूट्स यू डू इट, इफ इट डजंट, नो। समवन आस्क्ड इन द कमेंट्स, और डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क और लंग पेशेंट्स ले सकते हैं क्या? और मिल्क बहुत सारे लंग पेशेंट्स में म्यूकिस का सिक्रीशन बढ़ाता है। ओके, सो इफ इट सूट्स यू डू इट। अगर आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप वो ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मिल्क पीने से आपको तकलीफ होती है, तो नॉर्मल टेम्परेचर मिल्क ट्राई कीजिए। बहुत लोगों को एकदम ठंडा मिल्क सूट नहीं करता, सो यू कैन ट्राई नॉर्मल टेम्परेचर पे। इफ इवन दैट डजंट सूट यू, अगर उसके बाद आपका जो भी है खांसियां बढ़ रहा है, या आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है, आपका सिक्रीशंस बढ़ रहे हैं, मत लीजिए, है ना। You know what is good for your body. Okay. Eat 4 to 6 small meals in a day. Okay. जिनको बहुत ब्रेथलेसनेस होती है खाते टाइम स्पेशली, आप दिन भर में छोटे छोटे 4 से 6 मील्स भी ले सकते हैं। ओके। एंड लिमिट लिक्विड्स विथ मील्स। आप खाना खा रहे हैं और साथ में पानी पी रहे हैं, ऐसा मत करिए, आपका पेट उसमें ही भर जाएगा। तो आपको जितनी कैलोरीज चाहिए, जितना पोषण चाहिए, आप उतना नहीं खा पाएंगे। तो आप पानी एंड पे पियेंगे, अगर ब्रेक लेके पियेंगे तो और बेटर, नॉट इन बिटवीन द मील। एक्सरसाइज के पार्ट में इवन ये, अगर आपका कार्डियोपल्मोनरी कंसल्टेशन हो चुका है तो आपको ये डिटेल में ऑलरेडी पता होगा, आपका ऑलरेडी एक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल बना हुआ होगा। योर स्पेशल कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट इज द बेस्ट टू गाइड यू, बट बेसिक गाइडलाइंस कवर करेंगे। हमारी बॉडी को 150 मिनट्स अ वीक, मतलब दिन में हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट का एक्टिविटी चाहिए। आधा घंटा हफ्ते के 5 दिन हमारा कुछ तो एक्टिविटी होना चाहिए। उसमें आता है साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो आपके मसल मास को, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था ना कि हमें मांसपेशी बढ़ानी है और प्रिजर्व करनी है, उसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब जिम में जाके डंबल्स डायरेक्ट उठाना है 5-10 किलो के, ऐसा नहीं है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत सारे टाइप्स आते हैं, हम आगे देखें। ओके। अब इसमें भी अलग अलग लेवल्स है ना। आप ऐसे हो सकते हैं जो बिगनर लेवल पे है, मतलब आपने अभी जस्ट एक्सरसाइज चालू किया है, आपने कभी एक्सरसाइज नहीं किया लाइफ में। इंटरमीडिएट कि आप कुछ तो एक्सरसाइज एक्टिविटी, एटलीस्ट खुद से फास्ट वॉकिंग, ये सब चीजें ऑलरेडी कर रहे थे। एंड देन एडवांस लेवल। तो ये कौन डिसाइड करता है? आपका पल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट डिसाइड करता है कि आप कौन से लेवल पे है, और उस लेवल के हिसाब से आपकी बॉडी के लिए कौन सी एक्सरसाइज कितने इंटेंसिटी पे सुटेबल है। जो आपको सिखाया जाता है ना कि आपका हार्ट रेट इतने लेवल तक के ही आना चाहिए, आपको ब्रेथलेसनेस बहुत ज्यादा नहीं लगनी चाहिए, आपको रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन सिखाया जाता है, बोग डिस्पनिया स्केल सिखाई जाती है। ये सब आप अपने एक्सरसाइज ट्रेनिंग में यूज करेंगे, जो आपको डिटेल में आपके पल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट एक्सप्लेन करते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अभी हमने देखा क्यों नेसेसरी है। मसल ग्रोथ तो हमने देख लिया, मांसपेशी का हमें ताकत मेंटेन करना है और बढ़ाना है। प्लस बीएमजी मतलब बोन मिनरल डेंसिटी, हड्डियां हमें मजबूत रखनी है, इसीलिए भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। हमारे मसल्स जितने ज्यादा रहेंगे, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म, मतलब अभी मैं बैठे बैठे मेरी बॉडी कितना कैलोरीज बर्न कर रही है ना। मेरी गाड़ी अभी भी चल रही है, मैं आपसे बात कर रही हूँ या मैं बैठी भी हूँ, तो मेरा थोड़ा कुछ तो पेट्रोल यूज हो ही रहा है। तो ये कितना एफिशिएंटली, कितना अच्छी तरीके से मेरा बॉडी ये कैलोरीज यूज कर रही है, ये आपका मेटाबॉलिज्म है। ठीक है। आपको अगर एज के साथ तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि अभी 20 साल पे भी जॉइंट पेन और ये सब चालू हो जाता है। अगर आपको जॉइंट पेन, एक्स, इंजरीज, है ना, ये सब चीज से भी दूर रहना है, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जब हम एक्टिविटीज की बात करते हैं तो खाली वॉकिंग आता है क्या? खाली वॉकिंग नहीं आता। अगर आपको याद होगा, मृण्मयी मैम ने ऑलरेडी योगा और ये सब पे कैरिंग कॉन्वर्सेशंस में सेमिनार्स ऑलरेडी किए हैं। क्यों? क्योंकि ये सब ऐसी एक्टिविटीज में आता है जो हमारे लिए अच्छी है ना। सो इट कैन बी वॉकिंग। अगर आपको जमता है घर में बाहर ग्राउंड पे आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, पोता पोती के साथ, तो आप खेलिए।
ये सब में आप एक्टिविटी पेसिंग याद रखेंगे। जो ऑलरेडी ऑक्सीजन पे है उनको जो गाइडलाइंस बताई गई है कि ऑक्सीजन लेवल्स कितने मेंटेन करना है, वो सारा ये सब एक्टिविटीज में याद रखेंगे। पिक्चर दिखाने का सिर्फ ये मेरा मकसद है कि एक्टिविटी में सिर्फ वॉकिंग नहीं आता, आप अपनी बॉडी को बहुत सारे तरीकों से मूवमेंट दे सकते हैं जो आपको सूट होता है और जो आप कर पाते हैं। आपका स्टेमिना और आपका थ्रेशोल्ड कितना है, आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप उस हिसाब से इनमें से कोई भी एक्टिविटीज चूज कर सकते हैं। वाटर इनटेक, सिंस हमने डाइट और एक्सरसाइज की ऑलरेडी बात की है, हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि हमारी बॉडी को वाटर, पानी बहुत ज्यादा चाहिए। स्पेशली लंग पेशेंट्स के हिसाब से हमारे म्यूकस को थिन रखने के लिए वाटर इनटेक जरूरी है। हमारी इम्यूनिटी मेंटेन करने ये जरूरी है। हमें डिटॉक्स करने, मतलब हम जो मेडिसिन एंड ऑल लेते हैं या हम जो कभी कभी बैड क्वालिटी फूड खाते हैं, ये सब को बॉडी से फ्लश आउट करने के लिए भी वाटर इनटेक मेंटेन करना जरूरी है। अब एक साथ पीना है जरूरी है क्या? नहीं, आप थ्रू आउट द डे स्प्रेड करेंगे। थोड़ा 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 पानी दिन भर में आप सिप करते रहेंगे। आप अगर काम कर रहे हैं बैठे बैठे भी, तो एक बॉटल आपकी बाजू में होनी चाहिए ताकि जब आपको प्यास लगे तो आप थोड़ा पानी सिप कर पाए। Another thing which is important, also water intake is very important if you're trying to control weight. बहुत बार ना हमारे ब्रेन को समझ में नहीं आता है कि प्यास लगी है कि भूख लगी है। ओके, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत क्रेविंग हो रही है, कुछ तो बहुत ही खाना है, बहुत जोर से स्टेमिना कम लग रहा है, ऐसा लग रहा है बस अभी चक्कर आ रहे हैं मुझे। ट्राई करना, पहले थोड़ा सा आधा ग्लास कम से कम पानी पी लेना और थोड़ा शांति से बैठना। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली आपको प्यास लगी थी या आपको भूख लगी थी। ओके, सो वाटर इनटेक अच्छा रखना इज ऑल्सो वन वेरी गुड वे ऑफ कंट्रोलिंग योर वेट। स्लीप, स्लीप हम जब फोन चार्ज करते हैं ना, जब फोन को चार्जिंग पे रखते हैं, है ना, वैसा हमारे लिए स्लीप हमारा चार्जिंग है। जब हम अच्छे से गुड क्वालिटी स्लीप लेते हैं तो हमारी बैटरी चार्ज होती है। सो 7 to 8 hours ऑफ गुड क्वालिटी स्लीप इज इम्पोर्टेंट। ये मैं वेट मैनेजमेंट में क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज स्लीप इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर इम्यूनिटी। आपकी इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए आपको गुड क्वालिटी स्लीप बहुत जरूरी है। प्लस आप जब बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हो या आपकी बॉडी खुद को रिपेयर नहीं कर पाती, आपकी बैटरी चार्ज करने का आप उसको टाइम नहीं देते हो, तो आपका एक बैड हार्मोन रिलीज होता है, केमिकल रिलीज होता है जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। अगर आपकी बॉडी में ये कॉर्टिसोल केमिकल का लेवल बहुत बढ़ेगा तो ये क्या करता है ना, चर्बी पकड़ के रखता है, आपका फैट मास बढ़ाएगा। ओके, तो जब वेट मैनेजमेंट के लिए क्लाइंट्स भी आते हैं तो स्लीप कितना हुआ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवरी सिंगल डे। हर एक सेशन पे ये क्वेश्चन तो रहता ही है, अपार्ट फ्रॉम आपने क्या खाया, आप कितना घंटा सोए और आपकी गुड क्वालिटी स्लीप कंप्लीट हुई कि नहीं। अगेन, अभी कॉर्टिसोल का बात किया, वैसे ही सेम, डोंट स्ट्रेस। अगर आप ओवर थिंक कर रहे हैं, आप बहुत टेंशन ले रहे हैं ना, तो आपका वेट बढ़ेगा, आपकी इम्यूनिटी कम होगी, आपकी बॉडी फैट अक्यूमुलेट ज्यादा करेगी, आपकी बॉडी हमेशा डेंजर जोन में रहेगी, अलार्म बजते रहेगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो ये चीज में बॉडी क्या करती है ना, बॉडी आपका फैट स्टोर करना चालू कर देती है, तो आपकी चर्बी बढ़ती है, आपका वजन बढ़ता है। और जो अंडरवेट है उनके लिए भी अलार्म स्टेज अच्छा नहीं है, आपकी बॉडी बहुत जोर के कैलोरीज बर्न करना चालू कर देगी। ओके, सो इट्स नॉट गुड फॉर ओवरवेट, इट्स नॉट गुड फॉर अंडरवेट पीपल एज वेल। स्ट्रेस किसी के लिए अच्छा नहीं है टू बी ऑनेस्ट, राइट। प्लस आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल इम्बैलेंस होते रहेगा, स्पेशली अगर आपको डायबिटीज है। जब हम लोग आफ्टर सेशंस भी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स चेक करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिस से काम करके आते हैं, राइट, उनका ब्लड ग्लूकोज स्पाइक बहुत ज्यादा होता है। ओके, सो स्ट्रेस इज नॉट गुड फॉर एनीथिंग, इंक्लूडिंग आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल के लिए भी स्ट्रेस अच्छा नहीं है। प्लस आपको हमेशा लो एनर्जी लगेगा, आप हमेशा ड्रेन्ड आउट फील करोगे। बहुत स्ट्रेस रहता है तो ये सबने एक्सपीरियंस किया होगा, है ना, कि हमें ऐसा लगता है कुछ करने के लिए एनर्जी नहीं। हमको लगेगा कि हमारी लंग कंडीशंस की वजह से मे बी हमारे पास इतना एनर्जी नहीं है, बट एक्चुअली नहीं। आप अननेसेसरी स्ट्रेस ले रहे हो, आपका एनर्जी बॉडी यूज कर रही है इन समथिंग नेगेटिव। ओके, कंसिस्टेंसी,
अभी हम बोलेंगे कि 1 महीने में 10 किलो लूज करना है या 1 महीने में 5-10 किलो बढ़ाना है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? गुड थिंग्स टेक टाइम, है ना? आपको कुछ भी चीज अगर करनी है तो पहले उसके हैबिट में जाना होता है। अगर अभी आपने इतना सब अटेंड किया है तो आप कल के कल सब कुछ फॉलो नहीं कर पाएंगे। मे बी आप में से कुछ लोग कल थोड़ा सा सैलेड काट के खाना चालू कर देंगे लंच के साथ, या आप में से कुछ लोग थोड़ा फ्रूट्स का इंटेक बढ़ा देंगे, या आप में से कुछ लोग खाली पैकेज्ड फूड को हटा देंगे घर से, है ना? एक एक चीज करेंगे। तो जब एक एक चीज करते हैं, वो चीजें थोड़ी 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 होके एडअप होती है, जिसका रिजल्ट आपको 3 महीने में, 1 साल में कभी भी दिखेगा, बट दिखेगा। आपकी बॉडी आपको रिवॉर्ड करेगी, बट आपको वो कंसिस्टेंसी मतलब कंटिन्यूटी। 2 दिन का मोटिवेशन, सब कर लिया, फ्रूट्स खा लिया, सैलड खा लिया, तीसरे दिन फुस पड़ गए, ऐसा नहीं करना है। कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोज आप 5-10% के भी चेंजेस करोगे ना, तो ओवर अ ईयर वो चेंजेस अक्यूमुलेट होंगे, है ना? उसका इफेक्ट आपको थोड़े टाइम बाद दिखेगा। This is a basic video. She is 85 प्लस। ओके। ये दादी को कोविड हुआ था, ये उनका पोस्ट कोविड का ट्रेनिंग है। इसको वीडियो को दिखाने का मतलब ये है कि दादी ने पोस्ट कोविड भी हार नहीं मानी। शी वॉज मोटिवेटेड। ऐसा भी नहीं कि ये फॉरेन से, यही है, अपने इंडिया के ही है। जिम जाके कर रही है ऐसा भी नहीं है, घर पे ही कर रही है। अभी आप बीच में क्लिप देखोगे, उन्होंने अभी तो चलो वो वेट्स यूज कर रहे हैं, उन्होंने सोफा यूज करके भी ट्रेनिंग की। ठीक है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जिम जाना है, आपको एकदम प्रॉपर वर्कआउट ही करना है। आप एक पर्टिकुलर डे का वेट कर रहे हो, मंडे से स्टार्ट करूंगा, न्यू ईयर में स्टार्ट करूंगा या करूंगी। आप जब जहां जो चीज आपके पास अवेलेबल है उसके साथ आप चालू करो। ठीक है, धीरे धीरे चालू करो। एकदम से आपको चेंजेस नहीं दिखेंगे, एकदम से आप सब एक्सरसाइजेस नहीं कर पाएंगे, बट एक दिन ऐसा आएगा जब आप भी रियलाइज नहीं करेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ गई है, बिकॉज आप रोज थोड़ा 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 कुछ ना कुछ आपके रूटीन में इंक्लूड कर रहे थे। ओके, सो उनका भी ऐसा है कि ऐसा नेसेसरी नहीं है कि वो हर रोज कर रहे हैं। उन्होंने भी वही बोला, मैं हफ्ते में 3 दिन ही करती हूँ, है ना? बाकी के दिन वो रेस्ट करते हैं, उनकी बॉडी को रिकवर होने का टाइम देते हैं। अभी तो वो बहुत एडवांस लेवल पे है, बट आपने देखा वो व्हील चेयर पे थे, बराबर। वहां से वो ये लेवल पे आए हैं, उसको टाइम लगा, है ना? और ऐसा भी नहीं है कि वो खाली जिम की चीजें यूज कर रहे थे, उन्होंने घर पे जो अवेलेबल था वो भी यूज किया। तो इवन अगर हम अभी ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ भी बैठे हैं, तो भी हम धीरे धीरे कुछ ना कुछ फॉर्म का एक्सरसाइज तो कर ही सकते हैं, बराबर। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ब्रेथलेसनेस हमें हो रहा है, बहुत हाफ चढ़ती है तो हम कुछ ही नहीं कर सकते। एक्टिविटी, पेसिंग, एनर्जी कंजर्वेशन, और आपके लिए क्या प्रोटोकॉल है, आप कितने एक्सरसाइज क्या लेवल पे चालू करेंगे, ये आपको कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट आपके बेस्ट गाइडेंस के साथ कराते ही है। ओके। हमारा सिर्फ ये काम है कि हम वो जितना फॉलो कर पाएंगे उतना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। बेसिक कुछ नहीं तो घर पे हम स्पॉट जॉगिंग कर ही सकते हैं। ठीक है, जितना हो सकता है उतना, ऐसा भी नहीं 10 मिनट 15 मिनट करना है, भले 2 मिनट ना। हम बेसिक दीवार यूज करके वॉल पुशअप्स कर सकते हैं।
हम घर पे एक बैग के साथ भी नॉर्मल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, है ना, अपर बॉडी हैंड्स के लिए। उठक बैठक, सिट टू स्टैंड, नॉर्मल बस एक चेयर चाहिए या सोफा चाहिए, ये भी हम घर पे कर सकते हैं।